वैश्वीकरण परिवर्तन की एक व्यापक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जिसमें पहला बिंदु हम देखते हैं कि वैश्वीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में निरंतर स्थानीयवाद और भूमंडलवाद दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। यह संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट संसार के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या करता है। एक अन्य बिंदु है एक व्यापक संप्रत्यय, अ वाइडर कॉन्सेप्ट। वैश्वीकरण एक ऐसा संप्रत्यय है जो विश्व के स्तर पर अनेक प्रकार के परिवर्तन के कारण, दिशाओं, प्रभावों आदि की व्याख्या, अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार एक व्यापक संप्रत्यय है वैश्वीकरण। इसी के साथ साथ वैश्वीकरण एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या फिर एक वैज्ञानिक संप्रत्यय भी माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज, राष्ट्र या देश में वृहद स्तर पर घटित होने वाले परिवर्तनों का निष्पक्ष, मूल्य रहित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है। अन्य बिंदु है चेतन और अचेतन प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विश्व के सभी क्षेत्रों में समाज चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार से प्रभावित हुआ है। अनेक तत्वों को लोग सोच समझ करके प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन के साधन एवं उपकरणों का अनुसरण प्रयासपूर्वक करते हैं, जबकि फैशन है, खान पान संबंधी खाद्य पदार्थ है, फास्ट फूड है आदि का लोग स्वतः ही अपने जीवन में अचेतन रूप से उसको एक जगह दे देते हैं, एक स्थान दे देते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अनेक चेतन और अचेतन उदाहरण देखे जा सकते हैं जो विश्व के स्तर पर परिवर्तनों को कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम अन्य बिंदु के रूप में वैश्वीकरण की विशेषता की बात करें तो वैश्वीकरण अ सोशल मूवमेंट एक सामाजिक आंदोलन की तरह भी है। और योगेंद्र सिंह के अनुसार वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन के कारण तीसरी दुनिया में, विशेष रूप से भारत में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने नवीन आंदोलनों को जन्म दिया है, जैसे कि मानवाधिकार की मांग, दलित आंदोलन तथा जेंडर आंदोलन आदि। योगेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि इस आंदोलन ने विश्व स्तरीय चेतना का विकास किया है, जिससे पर्यावरण के सुधार, प्रदूषणों की रोकथाम और पारिस्थितिकी अनुकूलन और विकास के क्षेत्र में हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। अन्य बिंदु है इकोनॉमिकल, आर्थिक विशेषताएं। भूमंडलीकरण वास्तव में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान का समन्वय है। पूरी दुनिया में आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन में वृद्धि, खासकर संचार के क्षेत्र में, और आयामों के आपसी निर्भरता, इस प्रकार की आर्थिक विशेषताएं हम देखते हैं वैश्वीकरण के अवधारणा में। और 19वीं सदी में विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः विकासशील देशों पर तथा अविकसित क्षेत्रों की परिधि पर केंद्रित थी। वहीं आज हम देखते हैं कि करोड़ों रूसी, चीनी, भारतीय भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में कार्यरत है। भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति गुणात्मक दृष्टि से फैल रही है। पहले जहां वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी सीमाएं पार करती थी, वहीं आज उत्पादन के सभी तत्वों का विनिमय हो रहा है, जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन के मानकों का और साधनों का, श्रम के तथा नियंत्रण मुक्ति के बाद वित्त का। अर्थव्यवस्था के पास आज एक विश्वव्यापी आर्थिक कार्यक्षेत्र है। वस्तु और सेवाओं के बाजार, रोजगार बाजार और पूंजी बाजार आदि की दृष्टि से
इस प्रकार आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता का विकास भूमंडलीकरण की विशेषता है। भूमंडलीकरण की विशेषता में हम प्रौद्योगिकी प्रगति में टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है उसको भी हम देख सकते हैं, उसकी ग्रोथ को भी हम देख सकते हैं। वैश्वीकरण उत्पादन में तेजी लाता है तथा पूरी दुनिया में विचारों और सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को संभव बनाता है। आज हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है उसकी वजह से समाचार संदेश पलक झपकते ही पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। संचार और मीडिया तंत्र आज सभी समाजों के वैचारिक जीवन, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सक्रिय रूप से प्रभावित भी कर रहा है। मनुष्य जब चाहे जहाँ से चाहे सूचना प्राप्त कर सकता है और उसका आदान प्रदान भी कर सकता है। तो विश्व एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य विशेषता है कि विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता भी है। उसके विभिन्न आयाम है भूमंडलीकरण के, वो आपस में निर्भर हैं एक दूसरे से। और आर्थिक स्तर पर जो आर्थिक कार्यकलापों के संगठन के नए मापदंड सामने आए हैं और सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन के नए रूप पैदा हो रहे हैं जो इसके संचालन के प्रकारों पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। यह विशेषता मानव समाज के संगठन पर गहरा प्रभाव डालती है। एक अन्य विशेषता है मनी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय। वैश्वीकरण की एक आर्थिक विशेषता विनिमय का माध्यम मुद्रा है। वैश्वीकरण में सभी समाजों में वैश्वीकरण के कारण विनिमय का साधन मुद्रा सर्वव्यापी हो जाता है और जो वस्तु विनिमय होती है वह लोप हो जाती है। इसी प्रकार से बाजार की प्रधानता भी देखी जाती है। जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती जाती है वैसे वैसे उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में व्यापार की प्रधानता में वृद्धि होती है और संसार में उपभोग के तरीके भी परिवर्तित हो जाते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संपूर्ण विश्व एक क्रय विक्रय का स्थान अर्थात बाजार के रूप में विकसित हो जाता है। इसी प्रकार वैश्वीकरण सांस्कृतिक विशेषताओं को लिए भी होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न तत्व जैसे संचार की व्यवस्था में प्रौद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट आदि के बढ़ते उपयोग ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया है। इससे विश्व के स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों में एकता का विकास हो रहा है। वैश्वीकरण की सांस्कृतिक विशेषता सार्वभौमिक स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्नता में एकता का विस्तार और विकास करना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूमंडलीय सांस्कृतिक व्यवस्था का उद्भव और विकास हो रहा है। वैश्वीकरण की एक विशेषता यह भी है कि इस प्रक्रिया में स्थानीयवाद और भूमंडलवाद दोनों में निरंतर क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विधाओं का भूमंडलीय संस्कृतिकरण होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया कई विशेषताओं को लिए हुए होती है।